जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग कैरियर सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चलाया है। ये आपका टेस्ट नंबर 3 होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कल वाला जो होमवर्क होता है वो आपको वीडियो के अंत में हम दे देते हैं, ठीक है। बहुत लड़के का ये भी प्रश्न था कि होमवर्क का पीडीएफ दे दीजिए, तो जहाँ तक संभव हो पाएगा हम आपको क्वेश्चन बैंक सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी कल का आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो है सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखेंगे, वो उसके बाद जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह से हम लोग इसमें लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। हमसफर नीति का मंत्रालय का शुरुआत जो किया गया था, तो याद रखनी है सड़क परिवहन, क्या बोलिएगा, सड़क परिवहन मंत्रालय। और इसी के साथ साथ इनको बोल सकते हैं याद रखनी है राजमार्ग मंत्रालय, क्या बोलिएगा, राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखनी है जितने भी राजमार्ग होते हैं जिसको हम लोग एनएच बोलते हैं, उस पर याद रखिएगा प्रत्येक जनन का बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। और यहाँ पर दिया गया है आपका सागरमाला परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखनी है बंदरगाह को जोड़ना, क्या बोलिएगा, बड़े बड़े बंदरगाह को जोड़ना जो है सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। और भारतमाला परियोजना किससे संबंधित हो जाएगा, तो याद रखनी है राष्ट्रीय राजमार्ग से, क्या बोलिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित ये परियोजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये कहाँ का परियोजना था, तो याद रखनी है आंध्र प्रदेश का, क्या बोलिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इनका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखनी है गोदावरी नदी पर, क्या बोलिएगा, गोदावरी नदी पर, ठीक है। यहाँ पर बात आता है आपको गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी याद रखनी है महाराष्ट्र के बोल सकते हैं महाराष्ट्र के जो है नासिक के त्रियमकम पहाड़ी से निकलती है। और ये अपना जल जो है याद रखनी है कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और याद रखिएगा इसकी लंबाई भी पूछा जाता है, तो 1465 किलोमीटर इस नदी की लंबाई भी आपको याद रखनी है। इसके कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया वैनगंगा, पैनगंगा, परमरा, मंजीरा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया है, तो याद रखनी है 2014 में घोषित किया गया है। कब किया गया है, 2014 में घोषित किया गया है, तो ये भी बात को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2024 में की गई है। और कहाँ पर की गई है, तो याद रखनी है नई दिल्ली से, कहाँ से, नई दिल्ली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस, ये कल भी हमने बताया था आपको, कितना हो जाएगा, 25 नवंबर हो जाएगा। देखिए जिसको भी करंट अफेयर नहीं मिल रहा है, परीक्षा मंथन से ये सब क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन जो भी नहीं उसको जो है 15 क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको आप सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिस्ट्री, पॉलिटी का, वो सभी आपको करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया, तो ये याद रखनी है किस अधिनियम में, तो याद रखनी है, बोल सकते हैं इसको पोक्सो अधिनियम में, ठीक है। पोक्सो अधिनियम हो जाएगा यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है आईटी अधिनियम की किस धारा में, तो धारा कौन हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो ये दोनों बात को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है, तो याद रखनी है शारदा सिन्हा, क्या बोलेंगे, शारदा सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर इन्होंने याद रखनी है छठ पर्व के गाना गाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बिहार कोकिला के बारे में पूछ लिया, अगर आपको पूछा जाएगा याद रखनी है स्वर कोकिला कौन है, ये भी पूछ सकता है आपको। और यहाँ पर से ये भी पूछ सकता है, तो याद रखनी है भारत कोकिला कौन है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर पूछा गया स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है लता मंगेशकर, कौन हो जाएंगे, लता मंगेशकर हो जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और भारत कोकिला पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। तो ये दोनों नाम एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए
अगला सवाल दिया गया है, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत की प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये चीज पूछा गया है, तो याद रखनी है, ये हो जाएगा लापता लेडी। क्या बोलिएगा? लापता लेडी को जो है याद रखनी है, इस बार जो है शामिल किया गया। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? लापता लेडी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? तो याद रखनी है, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई है? याद रखनी है 1929 में। कब किया गया है? 1929 में किया गया है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत का ऐसा कौन सा फिल्म है जिसको लाइफ टाइम के लिए दिया गया है पुरस्कार? ये तो हो जाएगा सत्यजीत रे। क्या बोलिएगा? सत्यजीत रे। ठीक है, तो ये भी बात को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया था? तो ये उस समय दिया गया है, याद रखनी है, जब यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और ये उस समय दिए थे जिस समय महाराष्ट्र के सीएम कौन थे? तो याद रखनी है, एकनाथ शिंदे। क्या बोलिएगा? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम थे जिस समय, उसी समय ये लागू हुआ था। अभी अगर वर्तमान में आपको महाराष्ट्र का सीएम पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है, देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? वैदिक सभ्यता में गाय को क्या बोलते थे? तो याद रखनी है, अघन्या के नाम से जानते थे। क्या बोलिएगा? अघन्या। अघन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने योग पशु। क्या बोलिएगा? ना मारे जाने योग पशु इसका नाम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये चीज पूछा गया। तो ये किसके द्वारा क्या है? तो याद रखनी है, श्रम ब्यूरो संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो याद रखनी है, ये कौन करेंगे? ये एनएसएसओ करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ये पटना में किया गया, पटना जिला में। और पटना जिला का कौन सा हो जाएगा? तो याद रखनी है, विहिटा। क्या बोलिएगा? विहिटा। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है दोस्तों, भारत की पहली हवाई आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? ये चीज बोला गया है, तो ये याद रखनी है, कहाँ पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो CSIR के द्वारा। किस संगठन के द्वारा? CSIR के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो याद रखनी है, केरल राज्य में। कहाँ पर किया गया है? केरल राज्य में किया गया है, तो ये चीज ध्यान देनी है। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? ये चीज पूछा गया, किस आयोग द्वारा? तो याद रखनी है, नीति आयोग द्वारा। क्या बोलिएगा? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो याद रखनी है, हम बोलेंगे 1 जनवरी 2015 में। कब बोलिएगा? 1 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की जाती है। और ये किसके जगह पे आता है? तो याद रखनी है, योजना आयोग के जगह पे इनका नाम चेंज करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पूछेगा भारत का टॉप राज्य कौन हो जाएगा? तो ये भी आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया था। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन सा है? यह चीज पूछा गया है, तो याद रखनी है, इसमें हो जाएगा आईआईटी मद्रास टॉप पे थे। कौन थे? आईआईटी मद्रास जो है टॉप स्थान पर था, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया? तो ये 9वां संस्करण जारी हुआ है, तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है, कौन हो जाएगा? 9वां संस्करण। आगे की प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व खुशहाली सूचकांक में पूछा गया है कि भारत का स्थान कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, 126वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126वां। वहीं अगर पहले स्थान पर पूछेगा, प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फिनलैंड हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लगभग ये जो बोल सकते हैं 7 वर्षों से पहले स्थान पर ही खुशहाली सूचकांक में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करेगा? तो ये भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है,
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? ये किसकी सिफारिश पर? तो याद रखनी है एम एस स्वामीनाथन। क्या बोलिएगा? एम एस स्वामीनाथन सिफारिश पर किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्वामीनाथन हो जाएगा यहाँ पर से, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। एम एस स्वामीनाथन को क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है हरित क्रांति के जनक भी बोला जाता है। क्या बोलता है? हरित क्रांति के जनक। भारत में पूछा जाएगा हरित क्रांति का जनक तो कौन हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। वहीं अगर पूछे विश्व में पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? ये चीज़ पूछा गया। तो बुद्ध ने जो है अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था, तो ये चीज़ पूछा गया। तो याद रखनी है वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में बिताया है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और बुद्ध ने पूछेगा सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया, तो ये भी चीज़ पूछा जाएगा। तो याद रखनी है कहाँ पर? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती पर। यहाँ पर आता है बुद्ध। बुद्ध याद रखनी है, याद रखनी है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए, बेसिक चीजें क्या 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 होती है। गौतम बुद्ध का याद रखनी है पिताजी का नाम क्या था, तो याद रखनी है शुद्धोदन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शुद्धोदन हो जाएंगे। इनके माता जी का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है महामाया देवी। क्या बोलेंगे? महामाया देवी हो जाएंगे। तो ये भी बात को याद रखनी है। अच्छा, इनके याद रखनी है पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। इनके पत्नी का नाम हो जाएंगे यशोधरा। क्या हो जाएंगे? यशोधरा। ठीक है, इनके बचपन का भी नाम पूछा जाता है आपको। इनका बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है इनके बचपन का नाम हो जाएंगे सिद्धार्थ। क्या हो जाएंगे? सिद्धार्थ। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखनी है इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो इन सभी बातों को याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको ये भी पता रहनी चाहिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखनी है 400 बोल सकते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ है। तो ये चीज़ एक बार आपको देख लेनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर 483 नहीं 468 कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखनी है यूनाइटेड नेशन। क्या बोलिएगा? यूनाइटेड नेशन बोल सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। यहाँ ये कब लागू होता है, तो याद रखनी है इसकी ये जो हो 5 जून 1972 में ये लागू हुआ था। और किस सम्मेलन में, तो याद रखनी है स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन में ये इसको लागू किया गया था। लेकिन भारत में इसको लागू कब किया गया था, तो याद रखनी है 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। रक्षा मंत्रालय रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए डीआरडीओ का गठन की बात करिएगा तो डीआरडीओ का गठन कब किया गया है, तो याद रखनी है 1 जनवरी बोल सकते हैं 1 जनवरी इनका किया गया है। याद रखनी है 1 जनवरी 1858 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में जो है इनका किया गया है। तो याद रखनी है डीआरडीओ का गठन कब किया गया है, 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसका गठन किया गया है। और इनका मुख्यालय की बात करेगा तो इनका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखनी है ये हो जाएंगे नई दिल्ली। क्या हो जाएंगे? नई दिल्ली हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर इसरो की पूछेगा आपको इसरो का गठन कब हुआ है, तो याद रखनी है 15 अगस्त 1969 को। क्या बोलिएगा? 15 अगस्त 1969 को। और इनका अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका बंगलुरु। कहाँ पर हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। तो ये भी बात को याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जितने भी तैरने डूबने वाला चीज होता है वो याद रखनी है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बात को याद रखनी है। आगे वाला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? ये चीज पूछा गया कि कौन सी परियोजना है, तो ये याद रखनी है सरदार सरोवर परियोजना। क्या बोलिएगा? सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष में किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया? बात करिएगा यहाँ पर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है, याद रखनी है आपको। सबसे पहले ये चीज ध्यान देनी है 25 जनवरी बोल सकते
सकते हैं चुनाव आयोग का गठन कब किया गया है, 25 जनवरी 1950 को इनका गठन किया गया है। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जिस समय गठन हुआ था उस समय चुनाव आयोग, याद रखनी है, एक सदस्यीय था। क्या था, एक सदस्यीय था। और एक सदस्य ये कब तक रहे हैं, तो याद रखनी है 1989 तक। ठीक है, 1989 तक एक सदस्य के रूप में कार्य किए हैं। 1989 के बाद याद रखनी है 1990 में जो है फिर से ये एक सदस्य हो गए थे, लेकिन 1989 के बाद याद रखनी है ये 3 सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम चुनाव आयोग कौन था आपका, तो याद रखनी है सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में अगर आपको पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है। अगर बात सदन द्वारा पारित करने का बात करेगा तो ये हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। आपातकाल की चर्चा याद रखिएगा, भारत में 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक होते हैं आपका, याद रखनी है, राष्ट्रीय आपात। एक होते हैं, याद रखनी है, राजकीय आपात, या इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और एक होते हैं आपका वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगाया जाता है, राजकीय आपात 356 के तहत, और वित्तीय आपात याद रखनी है 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ऑरोरा ऑस्ट्रियायोलिस तथा ऑरोरा बारियोलेसिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है। ये याद रखनी है आयन मंडल में घटित होती है। कहाँ पर होता है, आयन मंडल में घटित होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सौर मंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। देखिए ये आपका हो गया सूर्य। ठीक है, इसमें कुल टोटल कितने ग्रह होते हैं, तो आपको पता है कि 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं। जैसे हो गया आपका बुध हो गया, उसके बाद याद रखनी है बुध हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बुध शुक्र मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया। याद रखनी है पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि हो गया, उसके बाद आपका अरुण हो गया, उसके बाद आपका वरुण हो गया। ये जो है 8 ग्रह जो है, इसमें याद रखनी है 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि याद रखनी है शुक्र, और आपको याद रखनी है वरुण। शुक्र और वरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि आपको याद रखनी है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, और सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है। मेंडुला जो है याद रखनी है, मेंडुला जो है मस्तिष्क के किस भाग में, तो याद रखनी है ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क में। कहाँ पर हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो याद रखनी है ये जमुई जिले में है। कहाँ है, बिहार के ये जमुई जिले में है। वहीं अगर बिहार का पहला रामसर साइट पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है कामर झील। क्या हो जाएंगे, कामर झील। और कामर झील कहाँ पर है, तो याद रखनी है बेगूसराय झील में। कहाँ पर, बेगूसराय जिला में है। तो ये भी बात को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया। अभी तुरंत हमने बताया विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को, लेकिन पहली बार कब मनाए थे, 1974 में। ठीक है, तो ये भी बात को याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार नदी कौन काटती है, तो याद रखनी है माही नदी जो है, ऐसे हैं माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य है ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, गुजरात हो गया, उसके बाद याद रखनी है राजस्थान, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड के बाद आपको याद रखनी है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है एक होता है मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार कौन कटती है नदी, तो याद रखनी है लिम्पोपे नदी। क्या बोलिएगा, लिम्पोपे नदी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपको पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार कौन नदी काटता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो भी बोल सकते हैं, तो कांगो नदी। कांगो नदी अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आपको जायरे नदी के साथ जाना है। ठीक है, इतनी बातों को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो याद रखनी है छपरा में। कहाँ पर, छपरा में। यहाँ पर देखिए बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पर गंगा नदी से प्रश्न आपको बनता है। गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलता है। याद रखनी है भागीरथी बोल सकते हैं, भागीरथी और अलकनंदा से जो धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो धारा प्रवाह होता है उसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। और गंगा याद रखिएगा यहाँ से निकलती है उत्तराखंड के
गंगोत्री हिमौनी से और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराता है। यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे बिहार में अगर बात करिएगा तो बिहार में हो गया घाघरा, उसके बाद याद रखनी है गंडक हो जाएगा, उसके बाद आपका सोन हो जाएगा, उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। तो ये सभी नदियाँ ऐसी है जो कि बिहार में है और ये कहाँ पर मिलता है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर से ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे मिलता है। गंडक नदी कहाँ पर मिलता है, सोनपुर के निकट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। सोन नदी कहाँ मिलता है, तो याद रखनी है गंगा से सोन नदी जो मिलता है वो दानापुर के समीप मिलता है। कहाँ पर, दानापुर के समीप। और कोसी नदी कहाँ पर मिलता है, तो याद रखनी है कटिहार के कुर्सेला के समीप। तो इन सभी बातों को भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी हो जाएगा, तो याद रखनी है सतपुरा श्रेणी। क्या हो जाएगा, सतपुरा पहाड़ी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भारत को जो दो विभाजित रेखाओं में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंद पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और बिंद पर्वत श्रेणी के ही नीचे में याद रखनी है कौन होता है, तो याद रखनी है यहाँ पर गुजरता है नर्मदा नदी। क्या बोलिएगा, नर्मदा नदी गुजरती है। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। और नर्मदा नदी के बीच में कौन होता है, तो याद रखनी है इसके बीच में है सतपुरा श्रेणी। क्या बोलिएगा, और सतपुरा श्रेणी के नीचे आपका क्या हो जाता है, ताप्ती नदी। तो ये दोनों बात यहाँ पर से आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी। देखिए इलाहाबाद की दो संधि की गई थी, इसमें आपको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध आपको पता है कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। और ये किसके किसके बीच हुआ था आपको पता है, अंग्रेज और याद रखनी है, अंग्रेज और याद रखनी है भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। भारत के संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे, तो याद रखनी है अवध के निजाम बोल सकते हैं सिराजुद्दौला थे, और बोल सकते हैं आपका बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम था, और बोल सकते हैं मुगल शासक कौन था, तो याद रखनी है शाह आलम। कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इन तीनों के रहते हुए भी याद रखनी है अंग्रेज जो है जीत जाता है, ठीक है। और अंग्रेज की तरफ से सैन्य युद्ध किसने कर रहा था, तो याद रखनी है हेक्टर मुनरो ने। किसने कर रहा था, हेक्टर मुनरो ने कर रहा है। और इसी युद्ध की समाप्ति याद रखनी है इलाहाबाद के संधि के तहत होती है। और इलाहाबाद का संधि कब होता है, 1765 में। याद रखिएगा दो इलाहाबाद का संधि हुआ है, एक हुआ है 12 अगस्त को और एक हुआ है आपको याद रखनी है 16 अगस्त को। तो ये दोनों संधि को एकदम आपको याद रखनी है। तो पूछा गया इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी, तो बक्सर युद्ध के बाद, ठीक है। तो इन बातों को भी याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर से आपका अब सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी है। देखिए बांग्लादेश के साथ अगर स्थलीय सीमा पूछेगा तो याद रखनी है भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाती है, जो हम सभी यहाँ पर बता देते हैं। देखिए सबसे अधिक पूछेगा तो वो किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको चीन के साथ लगाता है, उसके बाद आपका पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद नेपाल हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, याद रखनी है म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार के बाद आपका क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और भूटान के बाद क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इन सभी बात को एकदम याद रखिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश से कितना सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश के साथ याद रखनी है 4096 किलोमीटर का सीमा। चीन के साथ कितना करता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ कितना करता है, 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही म्यांमार के साथ कितना करता है, 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ करता है 699। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितना करता है, 106 किलोमीटर। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो बांग्लादेश और सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है। तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी भाग में है। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी भाग हो जाएगा। तो ये भी बात को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं। देखिए ये जो होता है आपका मान के चलिए भारत है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, यहाँ से दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ बोला गया, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में अब जब मैप में देखिएगा तो यहाँ पर से कौन आ जाएगा, पाकिस्तान देश आ जाएगा। कौन आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है। अफगानिस्तान की बात करेगा तो भारत के साथ किस गलियारे के जुड़ता है, तो याद रखनी है बखान गलियारा। कौन बोलिएगा, बखान गलियारा के साथ अफगानिस्तान जो है भारत के साथ भी जुड़ता है, और याद रखनी है चीन देश के साथ भी जुड़ता है। तो इन बातों को एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ किसको हम लोग जानते हैं, तो याद रखनी है सफेद पानी के नाम से जब भी पूछेगा कि किसको जाना जाता है, तो याद रखनी है लेह को जाना जाता है। क्या बोलिएगा, लेह को, या तो बोल सकते हैं सियाचिन को। ठीक है, तो ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा भारत और चीन के बीच कब खींची गई थी, 1914 में। और ये याद रखिएगा भारत का एक राज्य होता है जहां से ये मिलता है, तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग क्या बोलते थे, तो याद रखनी है नेफा बोलते थे। नेफा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये भी आपका जो है बिहार दरोगा पूछा है, तो ये बात को याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष किस द्वीप का अंग था। ये चीज पूछा गया है कि किस द्वीप का अंग था, तो याद रखनी है जम्मू द्वीप का अंग था। क्या बोलिएगा, जम्मू द्वीप का अंग था, तो ये बात को याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ बढ़िए, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। देखिए अगर बात करेगा, ये आपका पृथ्वी हो गया, तो यहाँ से जो गुजरती है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, या तो इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। और भारत आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। तो भारत का दक्षिणी भाग और यहाँ की अगर बात करेगा, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 876 किलोमीटर हो जाएगा। इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो याद रखनी है पंबन द्वीप। क्या बोलिएगा, पंबन द्वीप जो है रामेश्वर द्वीप को भारत से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। यहीं पर थोड़ा सा डिग्री में जान लीजिए, जैसे 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, आपको पूछा जाएगा 6 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करिएगा 8 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ होते हैं, तो याद रखिएगा मालदीव को अलग करता है कौन, मिनिकाय से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर बात करिएगा 9 डिग्री चैनल, तो ये याद रखनी है मिनिकाय को कहाँ से अलग करता है, तो लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। 6 डिग्री चैनल की बात करिएगा, तो ये जो है ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है अलग करता है। 11 डिग्री चैनल बात करेगा, तो ये लक्षद्वीप में जो है बोल सकते हैं अमीनी द्वीप को जो है कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। तो ये दोनों बात को एकदम आपको याद करके चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर बात करेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो याद रखनी है 8 डिग्री 4 मिनट बोल सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट। सॉरी, यहाँ पर 4 मिनट तो लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर बात कर लिया। 8 डिग्री 4 मिनट बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलिएगा, उत्तरी अक्षांश से लेके बोल सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार की बात करिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेके याद रखनी है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक। ये सभी को एकदम याद रखनी है। ज़्यादातर आपको जो है दिशा में चेंज करता है, भटकाता है, तो इसको एकदम आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, वहीं अगर पूछेगा उत्तर वाला बिंदु, सुदूर उत्तर वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर वाला को, तो याद रखनी है इंदिरा कौल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंदिरा कौल बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर पूर्व वाला आपको पूछ लिया, सभी को देख लीजिए, पूर्व वाला को क्या बोलेंगे, किविथु बोलेंगे। किविथु कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर पश्चिम वाला पूछ लिया, तो याद रखनी है क्या हो जाएगा, गुहार मोती हो जाएगा। और गुहार मोती कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो इन सभी चारों दिशाओं को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था और ब्रिटेन की महारानी कौन थी। अगर बात करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है भारत में, 1600 ईस्वी में। 1600 में याद रखिएगा मुगलों का काल चल रहा था, और मुगलों का राजा कौन हो जाएगा, तो अकबर हो जाएगा। क्योंकि अकबर की अगर कार्यकाल की बात करिएगा, तो 1556 से लेकर 1605 तक कार्यकाल था। इन्हीं के बीच 1600 आता है, तो ये अकबर हो जाएगा। और ब्रिटेन की महारानी पूछेगा, तो ये कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है एलिजाबेथ प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी एकदम आपको याद रखनी है।
चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था। अगर बात करिएगा दूसरा अंग्रेज यात्री कौन हो जाएगा तो याद रखिएगा सर टॉमस रो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर टॉमस रो हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पहला अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बात को याद रखनी है, ये प्रथम हो जाएगा और अगर दूसरा पूछेगा तो टॉमस रो हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1608 में सूरत में किया गया था। कहाँ पर? 1608 में सूरत में किया गया था। तो अगर कारखाना की बात करेगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 1760 में बॉन्डीवास क्या हो जाएगा? बॉन्डीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों और किसके साथ लड़ी गई थी? 1760 में बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेज और याद रखिएगा यहाँ पर से बोल सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? फ्रांसीसी के बीच। और इसी युद्ध में बोला गया कि फ्रांसीसी का भारत में पतन देखने को मिला है। एक याद रखनी है और बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखनी है अंग्रेज vs डच के बीच हुआ था, जिसमें कि डच का पतन देखने को मिलता है। तो दोनों युद्ध को एकदम याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है। देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करिएगा तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। पहला कब हुए हैं? पहला से ही देख लीजिए 1745 से लेके 46 तक। ठीक है, और दूसरा की बात करेगा तो दूसरा कब हुआ है? 1749 से लेके 54 तक हुआ है। और तीसरा की बात करेगा तो तीसरा कब हुआ है? 1756 से लेके 63 तक। बात करिएगा यहाँ पर तीनों युद्ध की समाप्ति किस किस संधि के तहत हुआ है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखनी है एलेक्सा सापल की संधि के तहत हुआ है। किसके तहत समाप्त हुआ है? तो एलेक्सा सापल की संधि के तहत। और दूसरा अगर बात करेगा तो पांडुचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और तीसरा बात करेगा तो तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध भी के नाम से भी जानते हैं। और सप्तवर्षीय युद्ध याद रखिएगा पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ है। और कर्नाटक युद्ध भी पेरिस के संधि के तहत तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ये कहाँ पर किया गया था? तो बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में किया गया था, तो ये याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया। अगर शासन सत्ता को पूर्णतः पूछेगा तब हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। ठीक है, और अगर याद पूछेगा कि शुरुआत कहाँ, तब आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ये दोनों युद्ध याद रखनी है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अभी तुरंत हमने बताया 22 अक्टूबर 1764 को। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है 1757 को। कब हुआ था? 1757 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अकड़िय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अकड़िय नहीं, याद रख सकते हैं अफीम। अफीम क्षेत्र के लिए उत्पादन हो जाएगा आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो याद रखनी है सर जॉन चाइल्ड। क्या हो जाएगा? सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अंग्रेज रॉल फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये अकबर के दरबार में आया था। ये कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया था। लगभग ये 1575 में आ ही गया था। और ये घुमक्कड़ था, तो याद रखनी है घूमने के लिए आया था। और किस दरबार में जाकर मिला था? तो याद रखनी है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 1611 में मुगल बादशाह ने से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो याद रखनी है जॉन मिडल्टन। क्या बोलिएगा? जॉन मिडल्टन हो जाएगा। आपको टॉमस रो नहीं जाना है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है जॉन मिडल्टन ने हासिल किया था। इसने थोड़ा बहुत हासिल किया, लेकिन अधिक अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपको टॉमस रो। क्या हो जाएगा? टॉमस रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो याद रखनी है औरंगजेब। कौन हो जाएंगे? औरंगजेब बादशाह थे। कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंटी नगर किस शहर को घोषित किया था? कलकत्ता को। क्या बोलिएगा? कलकत्ता को क्या था? ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? देखिए अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन हो जाएगा? डेनिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डेनिश हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? तो लुई 14वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लुई 14वां के काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय के
क्रम को लिखे, यानी कि भारत आने वाले यूरोपीय क्रम को बताना है कि कौन कौन से आया था। पहले कौन कौन आया था तो याद रखनी है, पहले आया था पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आया, याद रखनी है डच आया। डच के बाद कौन आया था तो याद रखनी है अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद कौन आया, डेनिश आया, ठीक है। डेनिश के बाद कौन आया था तो याद रखनी है फ्रांसीसी आया, ठीक है। और फ्रांसीसी के बाद कौन आया था, स्वीडिश आया था। इस सभी बातों को भी याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल बोला गया है 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये किस अधिनियम द्वारा बोल रहा है कि संभव बनाया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कौन सा अधिनियम हो जाएगा तो याद रखनी है आपको, यहाँ पर बोला गया किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो ये 1861 का अधिनियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 1861 का अधिनियम, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगर बहस करने की शक्ति प्राप्त करने का यहाँ पर बात करेगा तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखनी है 1892 का अधिनियम। क्या बोलिएगा, 1892 का अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया। सचिव का पद की बात करिएगा, देखिए एक जो है 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में जो है दो आया था, एक आया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। इसी पद को समाप्त किया 1858 के अधिनियम में और इसके जगह पर कौन लाया, भारतीय सचिव का पद लाया। ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो 1858 का अधिनियम हो जाएगा। और प्रथम जो है भारतीय सचिव के पद पर कौन बैठा, तो याद रखनी है लॉर्ड स्टैनले। कौन बैठा, लॉर्ड स्टैनले बैठा, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये हो जाएगा 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो अध्यादेश जारी करने के लिए दिया गया, तो याद रखनी है 1861 के अधिनियम में। कब किया गया, 1861 के अधिनियम में, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। स्वीकार करने का अधिकार की बात करेगा तो ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो याद रखनी है 1 जनवरी 1877 को। कब बोलिएगा, 1 जनवरी 1877 की, तो ये बात को एकदम याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 1892 के अधिनियम के से भारत के किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो 1892 में अप्रत्यक्ष प्रणाली, क्या बोलिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया। वहीं 1919 की बात करेगा, 1919 के अधिनियम में क्या किया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का स्टार्ट किया। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है कि जिसमें जनता भाग लेता है, जैसे आपका हो गया लोकसभा का चुनाव, ठीक है, विधानसभा का चुनाव। अप्रत्यक्ष हो गया जिसमें याद रखिएगा प्रतिनिधि द्वारा चुना हुआ व्यक्ति भाग लेता है, जैसे बोल सकते हैं कि याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, जैसे विधानसभा। तो विधायक जो है हम लोग चुन के भेजते हैं और वो जो है इनमें भाग लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, तो याद रखनी है 1860 में। कब किया गया था, 1860 में किया गया था, तो ये याद रखनी है। और उस समय कौन थे, तो याद रखनी है जेम्स विल्सन थे। कौन थे, जेम्स विल्सन इनके याद रखनी है अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी। ये स्वराज विधेयक में किया गया था। कहां पर, स्वराज विधेयक में किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। स्वराज विधेयक किसने लागू किया था, तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक ने। क्या बोलिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार जो है संविधान बनाने का कार्य किसने स्टार्ट किया था, मांग किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और ये कब किए थे, तो 1800 बोल सकते हैं 95 में किया था। कब किया गया था, 1895 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय किया गया था। देखिए स्ट्रेची आयोग इसको बोला जाता है, याद रखनी है अकाल आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारत में कभी कभी अकाल पड़ जाता था उस समय, उसी को याद रखिएगा, उसी पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। और यह कब किया गया था, 1878 ईस्वी में। और उस समय बोल सकते हैं गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका हो जाएगा लीटन। क्या हो जाएगा, लीटन हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, लीटन से एक चीज याद रखिएगा। और बर्ना कूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था, ये भी याद रखनी है, लीटन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखिए, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको पता है कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारवा और दांडिया कहाँ के लोक नृत्य हो जाएगा? गारवा और दांडिया याद रखनी है, गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। कहाँ का? गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपको याद रखनी है, जैसे पिंडवानी, पिंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो याद रखने का छऊ नृत्य का। क्या बोलिएगा? छऊ नृत्य वैसे उड़ीसा का है, लेकिन अगर इसको आंतरिक रूप से देखें तो ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो है कल का जो है आप लोग यहाँ देख लीजिए होमवर्क क्या क्या होगा। ठीक है, कल का होमवर्क क्या क्या होगा, और जितना संभव हो पाएगा हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। करंट अफेयर याद रखिएगा, जिसके पास परीक्षा मंथन का बुक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करवाया जाएगा। 21 पेज, 22 पेज, 23 पेज और 24 पेज और 25 पेज, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है, क्वेश्चन बैंक से अगर आपको पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बैंक से 62 से लेके 77 नंबर पेज तक आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसने किया था, और इसका जो है फुल वीडियो हमने करवा दिया है बिहार दरोगा में, प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वहां पर से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करिएगा फिजिक्स में, फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर हो गया था, दूसरा चैप्टर है मोशन, तो मोशन होगा। ठीक है, और बात करिएगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपका दूसरा चैप्टर होगा, याद रखनी है परमाणु संरचना। क्या हो जाएगा? परमाणु संरचना को पढ़ के आना है। और बात करिएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका क्या होगा? याद रखनी है, सेल हो गया था, अब आपका होगा उत्तक, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करेगा तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बैंक का याद रखनी है, जहां से आपको मिले मुद्रा स्फीति को पढ़ के जाना है। कहां पर? मुद्रा स्फीति को पढ़ के आना है। तो ये आपका जो है कल आपका होमवर्क है। तो यहाँ से आज आपका वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम डेली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।